अगर इंडिया से आप जर्मनी आना चाह रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट में हैं, तो इसका एक वीडियो लेके आए हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर स्मिता इन जर्मनी में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आईटी जॉब और उसकी सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना होगा, विदाउट स्किप किए हुए। स्किप किए तो मिस करेंगे, तो विदाउट स्किप किए हुए वॉच करें। और साथ ही इसमें आज कवर करने वाले हैं कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो क्या क्या नीड चाहिए आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा वीजा लगेगा, क्या कवर लेटर होना चाहिए, सैलरी कितनी होना चाहिए, किस सेक्टर में कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ये ना हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत लोगों का था कि इंस्टा फेसबुक और यूट्यूब पे आता था कि आप ना आईटी का ना अलग से बनाइए, क्योंकि हम इससे पहले सैलरी वाली वीडियो बनाए हुए हैं और उसमें भी आया था कि हाँ आप आईटी के ऊपर ना अलग से एक वीडियो बनाए। तो हम लोग सोचे क्यों ना। जर्मनी में आईटी जॉब को ना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसका अच्छा वैल्यू होता है। और अच्छी बात यह है ना कि इसका डिमांड भी बहुत रहता है। तो जो लोग भी आईटी प्रोफेशनल इंडिया से यहाँ आना चाह रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने से, तो जर्मनी में इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप लोग आ सकते हैं, इसलिए तो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है ना, आपको जॉब अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ लगभग जो है ना, आपको सारे जॉब पोस्टिंग में देखिएगा कि यूनिवर्सिटी डिग्री लगभग मांगता ही मांगता है। और कुछ ऐसा भी रहेगा जॉब जिसमें आपको मास्टर डिग्री मांगेगा। ठीक है, वो तो आप जॉब का जो है एप्लीकेशन में देखोगे ना, वहाँ बहुत क्लियरली लिखा रहता है। यहाँ ना दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप एंट्री लेवल में अप्लाई कर रहे हैं, एंट्री लेवल जॉब में, तो आपका यूनिवर्सिटी डिग्री जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और आपने क्या वोकेशनल कोर्स किया है। और अगर आप एज ए प्रोफेशनल आ रहे हैं, कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, तब वो जो है ना आपसे पुरानी कंपनी का ना रेफरेंस मांगेंगे। यहाँ रेफरेंस का बहुत वैल्यू है, तो पुरानी कंपनी का रेफरेंस, क्लाइंट का रेफरेंस। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आप टेस्टिंग फील्ड में जा रहे हो तो टेस्टिंग फील्ड का सर्टिफिकेशन। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल में आ रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट। ये सारा ना इसका यहाँ पे वैल्यू होता है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट आपको जॉब अप्लाई करने के लिए जो है ना चाहिए। जर्मनी में ना कुछ फेमस जो है वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक और है स्टेप स्टोन, इंडीड, फिर इसके बाद मॉन्स्टर तो है ही फेमस। तो ये तीन चार जो है ना यहाँ पर अच्छे जो है ना जॉब के वेबसाइट्स हैं आपके। और हम आपको टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे ना कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो ना, तो रिज्यूम और एक और बोलते हैं कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, वो कैसा होना चाहिए। रिज्यूम ना आप 2 पेज से ज़्यादा बड़ा मत करें प्लीज़। बहुत लोग क्या करते हैं ना इंडिया में कि 5 पेज 6 पेज, नहीं, उतना लंबा देने की जरूरत नहीं है। जो जॉब अभी आप कर रहे हो वो जो है ना ज़्यादा डिटेल मत आओ, और आपका जो लास्ट जॉब था, तो इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करो। उसके पहले का ना बस पॉइंटर लिख दो कि हाँ आप इस कंपनी में थे, आपका ये जॉब प्रोफाइल था, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। उसके बाद कवर लेटर तो जर्मनी में ना चाहिए ही चाहिए। कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर का मतलब हुआ ना कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो इस कंपनी में और इस पोस्टिंग में। ठीक है, ये दो चीज जरूर मेंशन करें। इस कंपनी में आपको क्या अच्छा लगा, इस जॉब प्रोफाइल में आपको क्या अच्छा लगा है, कि क्या बेनिफिट होगा आपको अगर वो ले रहा है ना इस कंपनी में। और कवर लेटर 1 पेज से ज्यादा ना लिखे। तो रिज्यूम 2 पेज, कवर लेटर 1 पेज। और तीसरा बात है ना यहाँ पे, जर्मनी में जॉब का रेफरेंस। अगर आपका रेफरेंस यहाँ पे है, अगर आपका कोई कलीग है, फ्रेंड है, रिलेटिव है किसी कंपनी में, अगर आपको रेफर कर रहा है ना, तो आपको जो फर्स्ट कॉल होता है ना, ठीक है, कि आपने रिज्यूम अप्लाई किया और कॉल फर्स्ट आता है, उसके आने के बहुत चांसेस है। उसके बिना अगर करोगे ना तो 95% चांस रहता है कि कॉल नहीं आता है, पता है। जर्मनी में अगर आपको जर्मन आ रहा है तो आपको ज़्यादा कॉल आएंगे, और अगर आप जर्मनी में रह के अप्लाई कर रहे हो ना, तो ज़्यादा कॉल आएंगे। अगर बाहर से कर रहे हो तो बहुत ही कम चांसेस है, पहले जर्मनी को प्रेफर करता है। इसलिए 95% चांसेस रहता है, अगर आपको रेफरेंस कोई मिल जाए ना, तो ज़रूर जो है ना उसका आप यूज करें। उसका एडवांटेज बहुत होता है, कॉल आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टिप जो है ना हम बताना चाह रहे हैं ना, कि यहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन का। मानिए आपका जो है ना हो गया जॉब, ठीक है, अब आपको सैलरी नेगोशिएट करना है। यहाँ पर कंपनी क्या करता है ना कि सैलरी रेंज वो ना एक आपको शुरू में ही पूछ लेता है, और उसी के बेस पे वो डिसाइड करता है कि हमें इस कैंडिडेट को आगे हमें बढ़ना चाहिए कि नहीं इस कैंडिडेट के साथ।
तो आप जो रेंज स्टार्टिंग बोले हैं ना उसी में फिक्स रहना। तो इंडियन और जर्मन कल्चर में ना डिफरेंस है यहाँ पर। हम लोग का मेंटेलिटी में रहता है ना कि चलो हमारा हो गया है, हमारे हाथ में ना 2-3 और जो है जॉब है, तो मैं जो है ना थोड़ा और नेगोशिएशन करता हूँ। इसको यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। एक और बात बताना चाहेंगे ना कि आपका जो है जॉब में अगर सिलेक्शन हो गया है उस प्रोफाइल के लिए, तो यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट का बहुत वैल्यू है, ठीक है? तो आपका सैलरी और जो भी कुछ बेनिफिट चाहिए या छुट्टी चाहिए, तो जर्मनी में मिनिमम 26 छुट्टी तो होता ही होता है, मिनिमम है, उससे कम नहीं होता है। हाँ, तो मतलब जितना भी बेनिफिट है सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। आप होम ऑफिस कितना दिन कर रहे हो, आप ऑफिस कितना दिन जा रहे हो, ओके? मतलब जो भी बेनिफिट आपको चाहिए, कार मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो भी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो यहाँ पे ना मुँह ज़बानी नहीं होता है कि हाँ बस वर्बल का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है तो आप पूरा 100% सिक्योर है। हाँ, तो आपको कुछ भी बेनिफिट चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से पहले ज़रूर मेंशन करवा लें। ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, याद रखें। और हमें बोनस चाहिए तो क्या करना होगा? हाँ, तो बहुत कंपनी ना बोनस भी देता है, तो बोनस के बारे में भी जो है ना आपको बहुत क्लियरली पता करना होगा ना कंपनी से, ना एचआर से, कि कितना परसेंटेज आपका बोनस पार्ट है सैलरी में और कितना आपका फिक्स्ड है। ये सब कुछ मेंशन आपको करवाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में, सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट हम बताना चाहेंगे वीजा के बारे में। कंपनी यहाँ पे क्या बोलता है कि वीजा का काम आपको खुद जो है ना देखना है, वीजा टेक केयर आपको करना है। जैसे बहुत बड़े इंडिया में जो कंपनीज रहती है जैसे टाटा है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, वो सब ना डेपुटेशन पे भेजती है तो वीजा का काम वो देखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की कंपनी में परमानेंटली एम्प्लॉय की तरह अप्लाई करोगे ना तो वीजा का काम आपको करना होगा, ठीक है? एक तो ये हो गया वीजा के बारे में। और दूसरा ना एक यहाँ पे जॉब सीकर वीजा होता है कि बहुत लोग अगर इंडिया से अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे ना होने का चांसेस ना बहुत कम रहता है, क्योंकि कंपनीज देखता है कि आपका एड्रेस क्या है, तो पहले वो प्रेफरेंस देता है जो जर्मनी में है। तो लोग 6 मंथ का जॉब सीकर वीजा लेकर आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, उससे ना थोड़ा इजी हो जाता है मिलना, कि आप जो है तुरंत जो है उस कंपनी को जो है ना रिप्लाई कर सकते हो, उनके पास जाके मिल सकते हो, फेस टू फेस इंटरव्यू तुरंत दे सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी का। अभी तक तो हो गया कि जर्मनी में जॉब कैसे अप्लाई करें, कैसे आए, कौन सा वीजा चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब चलते हैं मनी का बात। सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कोई आएगा नहीं। तो अब सैलरी की बात करते हैं। जर्मनी में ना आईटी को हाई पेइंग जॉब में रखा गया है। बहुत अच्छा सैलरी इसका होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपका जो सैलरी डिपेंड करता है ना, बहुत सारा फैक्टर है, बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है कि आप कौन से स्टेट में हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है कि नहीं है। बहुत सारा ऐसा फैक्ट है ना जिसपे ना आपका ना ये सैलरी डिपेंड करता है। तो चलिए आप बात करते हैं ना जर्मनी में एवरेज सैलरी कितना है। तो जर्मनी में जो एवरेज सैलरी है 60,563 है। अगर इंडियन करेंसी में इसको लेके चलें तो 51 लाख ईयरली हुआ आपका। तो अब ना कुछ एग्जाम्पल है। उससे पहले आपको बता दें, ये जो डाटा है ना 2021 में ना स्टेप स्टोन एक कंपनी है जो ये डाटा निकाला है कि कितना किसकी एवरेज सैलरी है। और प्लस इसका ना लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप ना चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसपे ना सैलरी आपका ना अलग रहता है। अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल है, तो इस पे भी ना आपका ना सैलरी ना ऊपर नीचे रहता है, अलग रहता है। अगर आप मेल हैं तो मेल का यहाँ पे एवरेज सैलरी होता है 52 लाख इंडियन करेंसी में। अगर आप वहीं पे फीमेल हैं तो आपका एवरेज सैलरी हो जाएगा 46 लाख एवरेज सैलरी यहाँ पे इंडियन करेंसी में। तो अंतर देखें कितना अंतर हो जाता है मेल और फीमेल में। आप बात करते हैं अगर आप मैनेजर हैं, आप मैनेजर नहीं है तो कितना डिफरेंस होता है ये बात करते हैं। तो अगर आप मैनेजर हो तो आपकी एवरेज सैलरी जो होगी 62 लाख ईयरली इंडियन करेंसी में। अगर आप मैनेजर नहीं हो तो आपकी जो सैलरी होगी वो 46 लाख होगी ईयरली इंडियन करेंसी में। तो ये डिफरेंसेज होते हैं। अब बात करते हैं अगर आप स्टार्टर हैं तो आपका एवरेज सैलरी कितना होगा। स्टार्टर है तो आपका एवरेज सैलरी होगा 35 लाख होगी ईयरली इंडियन करेंसी में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का है तब यहीं पे आपका 38 लाख हो जाएगा इंडियन करेंसी में आपकी एवरेज सैलरी। और आगे बढ़ते हैं तो अगर आपका एक्सपीरियंस 3 से 5 साल है तो आपका एवरेज सैलरी हो जाएगा यहाँ पे 44 लाख।
अगर आपका एक्सपीरियंस 25 ईयर्स से मोर देन ऊपर है, आपका एवरेज सैलरी हो जाएगा 68 लाख। तो देखिए यहाँ पे ना सैलरी ऐसे ही नहीं मिलती, यहाँ पे ना बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत सारे फैक्ट पे ये निर्भर करता है। हम लोग अब आपको बता देते हैं ना कि आईटी डिपार्टमेंट में आपका क्या क्या डिफरेंट रोल है जो यहाँ पे जो है ना वो भी टॉप में चलते हैं। तो सबसे जो टॉप में चलता है वो है आर्किटेक्ट। तो यह आर्किटेक्ट लोगों को ना बहुत पैसा मिलता है, समझे। उस एरिया में अगर आप हैं, आपको एवरेज सैलरी 68 लाख हो जाएगा भाई, बहुत अच्छा माना गया है। आईटी सिक्योरिटी वालों का हो गया वही 60 लाख। अगर आप सेफ सॉफ्टवेयर में हो 58 लाख, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो वहीं हो गया आपको 57 लाख एवरेज सैलरी। तो यहाँ का ना 3 फेवरेट जो एकदम टॉप पे जो जॉब आता है ना आईटी के अंदर, वो रोल हो गया आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, सैप कंसल्टेंट का और स्क्रम मास्टर का। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में काम कर रहे हो तो आपका एवरेज हो गया 70 लाख, सैप कंसल्टेंट 58 लाख, स्क्रम मास्टर 53 लाख। ठीक है, तो ये हम लोग ना आपको टोटल मोटा लगभग ना एक एवरेज सैलरी बता रहे हैं कि आपको जो है एक आइडिया हो जाए। ये नहीं है कि एकदम फिक्स यही है, नहीं, ऊपर नीचे जा सकता है। अब नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे काम करता है ना कि कंपनी आप जिसमें काम कर रहे हो या जिसके लिए अप्लाई किए हो या जिसमें आपका जॉब हुआ है ना वो कितना बड़ा है। जनरली यहाँ पे ना बड़ा कंपनी जो रहता है ना वो देखा गया है कि उसका एवरेज सैलरी ज़्यादा होता है। अगर कोई कंपनी 10,000 एम्प्लॉय से ज़्यादा है उसमें तो उसका एवरेज 64 लाख जो है ना इंडियन रुपीज़ में एवरेज उसको माना गया है। वहीं अगर 5,000 से लेकर 10,000 एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करते हैं तो उसका एवरेज सैलरी हो जाता है आपको अराउंड 59 लाख। वहीं छोटा कंपनी का एक एग्जांपल 11 से 50 एम्प्लॉय है उसमें तो उसका हो गया 43 लाख। हाँ, तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जितना बड़ा कंपनी उतना ज़्यादा एवरेज सैलरी। अब नेक्स्ट हम लोग आपको बताते हैं ना कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम करते हो, डोमेन। ठीक है, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में हो, स्पोर्ट में हो, बहुत सारे डोमेन। तो किस डोमेन का कितना एवरेज है ना, कौन सा टॉप है, ये भी हम लोग बताते हैं। पर टॉप 3 जो सेक्टर आते हैं ना वो हम बताते हैं आपको। सबसे टॉप पे बैंक। बैंक भैया सब जगह टॉप पे ही रहता है। ठीक है, पैसा का मामला है तो वो रहेगा ही टॉप में। तो बैंक में यहाँ पर एवरेज सैलरी ईयरली बोला गया है आपको 71,284 यूरो इस रिपोर्ट में। तो मतलब इंडियन करेंसी में आप मान लीजिए ना कि आपको 60.5 लाख 1 ईयर का हो गया। सेकेंड नंबर में जो आता है वो है आपको केमिकल और पेट्रोलियम, जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं ना, क्लीनिंग, वो इंडस्ट्री जो है ना उसमें। ये सही में थोड़ा सरप्राइज होगा लेकिन है, जर्मनी में वो सेकेंड नंबर पे आता है। उसका एवरेज सैलरी आपको इंडियन करेंसी में 60 लाख है। और कार इंडस्ट्री, ठीक है, ये सरप्राइज नहीं है क्योंकि जर्मनी तो कार के लिए फेमस ही है। ठीक है, अगर कार इंडस्ट्री में आप आईटी में जा रहे हो तो इसका एवरेज आपको 59.5 लाख है। तो चलिए आप बात करते हैं सैलरी का। डिपेंड करता है सिटी में। अब जितने बड़े सिटी में उतने पैसे, जितने छोटे सिटी में उतने कम पैसे। ये जस्ट मजाक था, लेकिन हाँ जितने बड़े सिटी रहेंगे उतना आपको सैलरी ज्यादा मिलेगा। फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, म्यूनिक, ये सब ना हब है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आती हैं, यहाँ पे सैलरी भी होता है ना, बहुत ज्यादा मिलता है। तो बात करते हैं जैसे फ्रैंकफर्ट में कितना मिलता है। तो फ्रैंकफर्ट में जो एवरेज सैलरी होता है ना 69,851 है आपका एवरेज सैलरी यूरो में। अगर उसको इंडियन करेंसी में अगर लेके चलो तो 59.5 लाख है ईयरली एवरेज सैलरी। अब बात करते हैं म्यूनिक की। तो म्यूनिक में है 69,024 यूरो, ये आपका एवरेज सैलरी है म्यूनिक का। और इसका जो इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो इसका है 58.5 लाख। तो अब बच गया हमारा स्टुटगार्ट में है ये हमारा 68,530। तो ये है इसका एवरेज सैलरी। इसको इंडियन करेंसी में लेंगे तो 59 लाख है पर ईयरली पड़ेगा ये एवरेज सैलरी। थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा नहीं है। तो ये बताया हमने आपको टॉप 3 सिटी जिसका एवरेज सैलरी ज्यादा माना जाता है। इस सारे क्राइटेरिया पर ना सैलरी डिपेंड करता है भैया कि आप किधर हो, कौन से जॉब में हो। तो कैसा लगा आज का ये हमारा सैलरी बेसिस पे इंफॉर्मेशन, जॉब के बारे में, आईटी जॉब के बारे में पूरा डिटेल से कैसा इंफॉर्मेशन दिए हमारे पति देव जी। अगर कुछ भी कमी हो तो कमेंट हमें जरूर जो है ना कमेंट करके बताएं। आईटी जॉब और सैलरी के बारे में हमने ये मजेदार टॉपिक पे बनाया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए बाय।